1989 में इंसर्जेंसी शुरू हुई, पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट किया उसने टेररिज्म। पहले भी बदमाशी करता रहा था, लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी 1947 से लेकर के हर समय तक, अभी तक पाकिस्तान से लड़ी रहे, और वो अपने देश से एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, ये हम सब जानते हैं। टेररिज्म एक्सपोर्ट करना जनरल जिया उल हक के टाइम पे शुरू हुआ था, जब वो डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, तब मेजरली एक्सपोर्ट शुरू हुआ था। उससे पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन मेजर एक्सपोर्ट जो था वो शुरू हुआ जनरल जिया उल हक के टाइम पे, जब उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए लोगों को अलाउ किया, और वहाँ से टेररिज्म शुरू हुआ। बट वी विल नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट। मेनली हम आ जाते हैं पलायन की तरफ। 1989 में परिस्थितियाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं चीखा चिल्ली नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1989 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स घाटी में आ गई, क्योंकि 1988 से कश्मीर के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक करना, पंप करना शुरू कर दिया था। 1989 में परिस्थितियां खराब होने लगी, हुई नहीं थी, होने लगी। जब परिस्थितियां खराब होने लगी, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था वहां का? कौन था? श्री फारूक अब्दुल्ला जी। फारूक अब्दुल्ला उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उमर अब्दुल्ला के फादर। फारूक अब्दुल्ला साहब वॉज वर्किंग इन टैंडम विद, किसके साथ काम कर रहे थे? केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री 1984 से लेके कौन था? श्री राजीव गांधी स्वर्गीय, वही थे प्रधानमंत्री। लेकिन 1989 में कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा ही संवेदनशील हुआ। हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूं। 1989 दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना, और उस दिसंबर के महीने में 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मेरे ख्याल से 2 दिसंबर के आसपास की बात है, 2 से 10 के बीच की बात है, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं। लेकिन दिसंबर 1989 में डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको आप लोग वीपी सिंह के नाम से जानते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, ओके। और उसके कुछ ही दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रिय जगमोहन मल्होत्रा, जो एक जमाने में ब्यूरोक्रेट रहा करते थे इंडिया के, दिल्ली में इलेक्शन लड़ चुके हैं बीजेपी के, अब तो स्वर्गीय, इलेक्शन लड़ चुके थे बीजेपी के टिकट से, उनका वहां पे गवर्नर के तौर पे नियुक्ति हुआ। अब हम आपको ये बता देते हैं कि राजीव गांधी की सरकार के बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, केंद्र सरकार बनी दिसंबर 1989 में, तो पूर्ण बहुमत नहीं था वीपी सिंह के पास। मेरे ख्याल से 140 कुछ सीटें थी, 142 143 सीट्स थी उनके पास। जनता दल पार्टी का नाम था, जनता दल की सरकार बनानी थी। वीपी सिंह के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। तब भारतीय जनता पार्टी के पास 80 से कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से 83 के आसपास की सीटें थी। उन्होंने पूरा समर्थन दिया वीपी सिंह का, और वीपी सिंह को बनाया गया प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि इत्यादि ने बाहर से समर्थन दे के, बाहर से समर्थन समझते एक तरीके का कोलिशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए जनता दल का कोलिशन था, लेकिन ये बाहरी समर्थन नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनती। तो वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया बीजेपी की मदद से। जगमोहन को बिठाया, वो तो बीजेपी का आदमी था, उसको गवर्नर बना के बिठाया दिसंबर में ही, मेरे ख्याल से 1989 में। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1990 हो, बट वो ही दौर दरमियान
19 जनवरी 1990 एक ऐसा दिन जो आपको तारीखों के हिसाब से बार 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 बताया जाता है कि कश्मीर में ऐसे हालात हो गए। जी, सही बताया जाता है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर घाटी में हालत खस्ता हो गई। जगमोहन साहब गवर्नर थे और फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और भाजपा के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही थी। ये बात पक्की। अब आप लोग रोज ये कहानी सुनते हैं कि भैया कश्मीर में उस समय किसकी सरकार थी, तो लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी। ये वो सच है जो छुपाया जाता है, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की सरकार को, जम्मू और कश्मीर की सरकार को निरस्त कर दिया गया था और वहां पे गवर्नर शासन लागू कर दिया गया था। राज्यपाल का शासन 19 जनवरी 1990 को लागू कर दिया था क्योंकि हालात खराब थे। ठीक। और विद इन 2 मंथ्स, उसके 2 महीने के बाद वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब आप सोचिए, 19 जनवरी 1990 राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और गवर्नर का शासन, राज्यपाल शासन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लगा दिया जाता है, यानी केंद्र के अधीन आ जाता है जम्मू कश्मीर। कब? तारीख याद रखिएगा, 19 जनवरी 1990। और उसके 2 महीने के बाद उस राज्यपाल के शासन को बाकायदा राष्ट्रपति शासन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे आप प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। और आप जानते हैं ये राष्ट्रपति शासन कब तक चला? 1996 तक, 1996 तक, यानी 6 वर्ष तक केंद्र सरकारें जम्मू और कश्मीर पे ही काम करती थी, चलाती थी। वहां कोई राज्य सरकार थी ही नहीं। 19 जनवरी 1990 से लेके 1996 जो भी महीना हो, 6 वर्ष तक राज्य सरकार थी ही नहीं वहां। और आपको क्या बताया जाता है? कांग्रेस की सरकार थी। खैर, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कोई कहता है वहां से 10 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कोई कहता 3 लाख को भगाया गया, कोई कहता 6 लाख को भगाया गया। माफ कीजिएगा, कितनों की मृत्यु हुई और कितनों का, वो सब डेटा आप लोग देख ही चुके हैं, कल सुबह से चल ही रहा है सारी इंफॉर्मेशन, तो वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। गलत बताया जाता है, हकीकत कुछ और है। हम सब ने कपूर साहब की आरटीआई का जवाब भी देख लिया है वगैरह, सब जानते हैं हम लोग। तो मैं उस डिटेल में जाने के बजाय मुद्दे पे आना चाहता हूं जो ज्यादा जरूरी है बताने के लिए। वो ये है कि लाखों लोगों का पलायन हुआ, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब है, ईसाई भी है। आपको क्या बताया जाता है? खाली कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ। गलत। क्योंकि उसी आरटीआई का जवाब भी देख लीजिए। मैं आरटीआई को इसलिए बता रहा हूं यहां पे क्योंकि आसानी से आप लोगों के पास इस समय अवेलेबल है पूरे इंडिया के पास। हमें तो पहले से ज्ञात है इस बात का कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका हिंदू कश्मीरियों का और मुस्लिम कश्मीरियों का और सिख कश्मीरियों का इत्यादि, जो वहां से विस्थापित हुआ, वो सरकारी मदद पे जी रहा है। जो भी मंथली पैसा मिलता है, अनाज मिलता है, हिंदू भी और मुसलमान भी और सिख भी और वगैरह। इसलिए खाली हिंदुओं की बात नहीं हो रही, यानी कि पंडितों की बात नहीं हो रही। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप उसके अंदर ये याद रखिएगा, पलायन हुआ। कितने लोगों का हुआ था? कितना पढ़ा है आपने? 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख हो सकता है। कितने दिन में हुआ था? सवाल ये है, कितने दिन में हुआ था? क्या वो लाखों लोग 4 दिन में पलायन करके गए थे? वहां पे जो हालात थे, मैं उसमें गहराई में थोड़ी देर बाद आता हूं कि कैसे पलायन हुआ, क्या धमकियां मिली, क्या हंगामे हुए, क्या दंगे हुए, आता हूं। लेकिन उससे पहले अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आगे की बात को आप रिलेट कर पाएंगे, ताकि ये चमक जो आप देख पाते हैं उसके पीछे का अंधेरा भी आप देख पाएंगे। मान लेते हैं 10 लाख लोग वहां से पलायन कर गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब। कितने दिन लगे होंगे? वहां तो हंगामा था। अगर संघियों की और इन लोगों की बातों को समझे तो वहां तो मारे जा रहे थे लोग,
काटे जा रहे थे, हंगामा हो रखा था, परेशान हो रखे थे, भगा भगा के मारा जा रहा था। तो कितने दिन में भागेगा इंसान? एक दिन नहीं, एक दिन में शायद इतने लोग नहीं भाग पाएंगे। 2 दिन, 3, 5 दिन, हो सकता है 5 दिन तक बस घर छोड़ के सब भाग रहे हो, हिंदू भी भाग रहा, मुसलमान भी भाग रहा, सभी विस्थापित हुए थे। 5 दिन तक भागेंगे तो घाटी तो छोड़ देंगे ना 5-6 लाख लोग, तभी तो जम्मू पहुंचेंगे। पहले जम्मू पहुंचे थे, वहां से बाद में दिल्ली पहुंचे, पंजाब के कुछ इलाकों में, वो बाद में पहुंचे। लेकिन अगर कई लाख लोगों को पलायन करना हो, कितने समय लगता है? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 2 महीना, 11 महीने तक पलायन चलता रहा। केंद्र सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री, भाजपा समर्थित सरकार, और राज्य में कोई भी सरकार नहीं 19 जनवरी 1990 के बाद, और 11 महीने तक पलायन चलता रहा। और वो संख्या मेरे पास नहीं है कि कितने लाख लोग विस्थापित हुए, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो भी थे। 11 महीने पलायन। कश्मीर घाटी में 1947 से लेके आज तक कम से कम भारत की 20% सेना वहां लगी हुई है घाटी में। और उस समय राष्ट्रपति शासन था। मैं नहीं जानता कितनी फौज थी वहां, लेकिन हजारों लाखों की फौज तो हमेशा रहती है। क्या फौज को आदेश नहीं दिया गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करो? मरने दिया था लोगों को, भागने दिया था? हाँ, उस समय की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, अटल बिहारी और आडवाणी के समर्थन से चलती हुई सरकार। और नाम याद रखना, उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल। ये जो बड़ा आज की तारीख में कई वर्षों से वो महिला जो आपको दिखती है, जो कहीं किसी कुत्ते को, बिल्ली को अगर कोई परेशान कर दे तो उसके खिलाफ केस कर देती है, मेनका गांधी, ये उस समय उस सरकार में मिनिस्टर। कुत्ते बिल्ली के मरने पे इतना हंगामा मचाती है, उस समय वहां पे हजारों लाखों लोगों के साथ जो हो रहा था, ये चुप बैठी थी। मेनका गांधी मिनिस्टर थी उस सरकार के अंदर, चुप बैठी थी, क्योंकि ये उस सरकार का प्लान था कि मार के भगा, हंगामा खड़ा करो, लोगों को परेशान करो। क्योंकि चूल्हे की बनी रोटी और माइक्रोवेव की बनी चाय और गैस की बनी रोटी, इन सब के स्वाद अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो लाशों के आग में पकी राजनीतिक रोटियां खाने की आदत पड़ गई है, जो आज तुम्हारी सरकारों में बैठे हुए हैं। यही वो लोग थे, यही वो लोग थे, यही वो हरामजादे थे जिन्होंने उस समय कश्मीर में आग लगाई, लोगों को मरवाया, भगाया, कटवाया। 11 महीने तक पलायन चलता रहा। 1984 में दिल्ली के दंगे हुए, 48 घंटे में रोक लिए गए सेना बुला के। गुजरात में 2002 में दंगे हुए, 3 दिन में सेना ने काबू कर लिया आने के बाद। 1990 में 11 महीने तक केंद्र सरकार, बिना राज्य सरकार जम्मू कश्मीर के कोई थी नहीं, केंद्र सरकार, वीपी सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के कहने पे 11 महीने तक वहां पे लोगों को काटती रही या कटने दिया। ये है वो अंधेरा सच भारतीय जनता पार्टी का। ये है वो कालिक उस भारतीय जनता पार्टी की जो आज तुमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। साले कुत्ते। कश्मीर का पलायन करवाया गया, सेना लाखों हजारों की संख्या में वहां थी, लेकिन उनको, मैं ये नहीं मानता कि भारतीय सेना को 11 महीने लगेंगे
पलायन संभालने में और वहाँ का इतना आगजनी मार काट को संभालने में मेरी सेना कमज़ोर नहीं है। मेरी सेना 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में बड़े बड़े राज्यों को कंट्रोल कर लेती है। वो तो एक बहुत छोटा सा इलाका था, आदेश नहीं दिया गया होगा, क्योंकि ये हरामजादे क्या चाहते थे मैं बताता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, उससे पहले जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस, इन लोगों की हिंदू महासभा, इनकी मैं आपको आइडियोलॉजी बताऊं। ये चाहते थे कश्मीर में से हिंदू चले जाए। अब स्वाभाविक सी बात है यार, आप में से जितने भी कोई भी कहीं के भी रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, कोई बोलेगा भाई घर खाली कर दो। जैसे एयरपोर्ट बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए आपकी जमीन मांगते हैं तो कितना हंगामा होता है। अब हजारों लाखों हिंदुओं को अगर कश्मीर घाटी से किसी पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी संघ की आइडियोलॉजी ये कहे कि आप खाली कर दो पूरी की पूरी घाटी, जहां 5000 वर्ष से हिंदू मुसलमान सब, मतलब जब जो वहां पे था, सब सुख चैन से गुजर बसर करते आए, तो कोई खाली करेगा? नहीं करेगा। सो द ओनली वे आउट वॉज कि जैसे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म, यहां से किसी ने पाकिस्तान का एक्सपोर्ट किया हुआ टेररिज्म खरीदा, और वो था संघ। संघ ने वहां का टेररिज्म खरीदा, और इसकी शुरुआत भी वीपी सिंह की सरकार में ही हुआ। सबसे पहला चैलेंज आतंकवादियों के साथ, आप लोगों ने वो बड़ा सुना होगा ना, कांदाहार, IC-814, अटल बिहारी की सरकार में काठमांडू से हाईजैक हुआ था। पहले वो लाहौर जाने के लिए पहले अमृतसर रुका, फिर लाहौर, फिर दुबई होते हुए कांदाहार अफगानिस्तान चला गया, है ना। उसको छुड़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह के हाथ, और ये अजीत डोभाल जो NSA आज की तारीख में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके हाथों में आतंकवादी भिजवा दिए थे, याद है। विपिन कत्याल की उसके अंदर आतंकवादियों ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। एक एक चीज याद है मुझे, वो अटल बिहारी की सरकार में हुआ था। लेकिन पहला आतंकवादी ट्रेड ऑफ, खरीद फरोख्त कब हुई थी जानते हैं? इसी डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, जो दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक चली। ये प्रधानमंत्री बनते हैं भाजपा के सपोर्ट से, और कुछ ही दिन में उस समय तत्कालीन भारत के गृह मंत्री, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नीचे जो गृह मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, होम, गृह मंत्री, वही अमित शाह वाली पोजीशन, उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद, हाँ, महबूबा मुफ्ती के फादर। लेकिन महबूबा मुफ्ती की एक और बहन, उनको आतंकवादियों ने उस जहाज को पकड़ लिया था जिसमें उनकी शायद बिटिया भी थी, रुबीना, रूबी का ऐसा कुछ नाम था। उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि होम मिनिस्टर की बिटिया को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, उनको छुड़वाने के लिए भी यही काम किया गया था। उस समय वीपी सिंह ने आतंकवादी छोड़े थे, समझ रहे? तो मैं आ जाता हूं अब दोबारा कि ये इनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं उस पर था कि ये चाहते थे कि कश्मीर घाटी में से, जम्मू एरिया में से नहीं, कटरा में से नहीं, वैष्णो देवी में से नहीं, उधर एरिया में से नहीं, क्योंकि वो तो डोगरा का एरिया है ना, हिंदू तो ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, लेकिन कश्मीर की घाटी में से, बहुत प्यारी घाटी है, सारे हिंदू चले जाएं, जहाँ शंकराचार्य है वहाँ से हिंदू चले जाएं। ये संघ चाहता था, बीजेपी चाहती थी। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। जानते हैं क्यों? सुनिएगा, और सुनने का हौसला रखिएगा, और यदि कोई संघी सुन रहा है तो मेरे पे इस बात के लिए केस करने का हौसला रख देगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि कश्मीर घाटी में से सारे हिंदू बाहर चले जाएं, जिसके बाद अगर घाटी में आंख बंद करके भी गोली चलानी पड़े तो मरे मुसलमान। समझ रहे हैं?
क्योंकि घाटी में तो बचेगा ही मुसलमान। सिखों को बाहर निकाल दो, हिंदुओं को बाहर निकाल दो, अब आंख बंद करके तुम किसी को भी गोली मार दो, वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो होगा मुसलमान। ध्यान रखिए इस बात का। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी। फिर समझा देता हूं। अगर एक सोसाइटी में 100 हिंदू और 20 मुसलमान रहते हैं, उदाहरण के तौर पर, और मैं उस सोसाइटी का चेयरमैन उस सोसाइटी में से सारे हिंदुओं को खाली करवा देता हूं, बाहर निकाल देता हूं, ये मेरा उद्देश्य है, और निकाल दिया लेटर से। अब उस सोसाइटी में, मेरी बिल्डिंग में कितने लोग बचे? वो 20 परिवार बचे जो मुसलमान हैं, और रात में मैं वो बिल्डिंग गिरा देता हूं। मरेगा कौन? इंसान। पर कौन? मुसलमान। ये इनकी आइडियोलॉजी थी घाटी के अंदर। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस गोली चलाए, फौज गोली चलाए, साला किसी को भी मार दो और बोल दो आतंकवादी। आप और मैं कौन सा चेक करने जा रहे हैं? नहीं कोई जा रहे हैं। किसी को भी गोली मार दो, किसी को भी मार दो, और फिर बोलते तो आतंकवादी, ये तो हिजबुल का आदमी है, ये तो इसका आदमी, तो उसका आदमी। हाँ भाई हम तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और हमारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो बिल्कुल दलाली के चलते, जैसे कमाटीपुरा में रंडियाँ खड़ी होती ना, 50 में आ जा, 50 में आ जा, ऐसे ही 50-50 रुपए के साले अपना ईमान बेच करके आपको बोल देंगे कि हाँ वो फलाना तो टेररिस्ट था, जस्ट बिकॉज वो एक मुसलमान था। कोई इतिहास नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे देश में डीएसपी दविंदर सिंह टेररिस्ट नहीं है, लेकिन मरने वाला व्यक्ति, हाँ जिसने गलत किया वो तो टेररिस्ट ही, कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अदरवाइज इनकी आइडियोलॉजी समझा रहा था कि कहीं भी गोली मारोगे, टक 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 आँख बंद करके कश्मीर में मरने वाला मुसलमान होगा, ये चाहते थे। इसलिए जब हिंदू वहाँ से एग्री नहीं हुए, क्योंकि वहाँ तो हिंदू मुसलमान से ईसाई सब बड़े प्रेम से रहते थे बहुत, तो इन्होंने ये गेम खेला कि जबरदस्ती मार पिटाई, झगड़ा, कुत्ता, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत गंदा किया। मुझे बहुत दुख है सबके लिए। और आज तक मैं रह चुका हूँ, मैं अवंतीपुर में 2 साल रहा, वही पुलवामा अवंतीपुरा जहाँ इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ था, मैं वहाँ बहुत पहले रह चुका हूँ। मैं श्रीनगर में बदामी बाग में पढ़ता था, अवंतीपुरा में रहता था, काफ़ी समय रहा हूँ, बहुत जानता हूँ मैं घाटी को। मैंने वो समय भी देखा है जो बहुत प्यारा था, और मैंने वो समय भी देखा है जो मैं बता रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और उसके बाद आज भी अगर आप देखते हैं, आर्टिकल 370 को लेके सब झूठ। आर्टिकल 370 से कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो आज भी निहित है, थोड़ा डाइल्यूटेड है। क्या उसके बाद वहाँ सुख शांति आ गई? वो अमित शाह नोटबंदी करके आतंकवाद की हम कमर तोड़ देंगे, खुद का कमरे का तो हिसाब नहीं है, लिए लिए घूमता है, वो क्या कमर तोड़ेगा? ठीक है इलेक्शन जीत जाते हैं ये लोग, फिर से पावर में आ जाते हैं, पर इनका दिमाग देखिए कहाँ घुटने के नीचे है, कहाँ घुटने के नीचे। अब कश्मीर घाटी में कोई कुछ भी खरीद सकता है, तो भैया जम्मू में भी खरीद सकता है जमीन। जम्मू के डोगरा तो नहीं बेचेंगे आपको, बेचते भी नहीं, जाके खरीद के दिखा दो। तो घाटी में किसी की जाने की गाड़ में दम नहीं, किसी की दम नहीं। तो क्या कर लिया इन्होंने? तीर मार लिया। ये सब आपको फूल, बेवकूफ बनाने के लिए। कमल का फूल मेक्स यू फूल, बस ये गेम ही खेलते हैं। और ये अशोक पंडित और विवेक हग नहीं हो रही, सुशील पंडित, ये सब कश्मीरियों के इमोशंस से खेलते हैं, उनके जले पे नमक छिड़कते हैं, उनके घाव जो भर चुके हैं फिर कुरेदते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता।